नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज हम बात करेंगे यूपी की सियासत में नए गठजोड़ की। यूपी में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियां अभी से सातवें आसमान पर। आम आदमी पार्टी और तीसरे मोर्चे की आहट ने सूबे में बड़े सियासी खेमों में हलचलें तेज कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने संयुक्त संकल्प भागीदारी मोर्चा बनाकर बड़े बड़े दलों के सियासी समीकरणों को बिगाड़ कर रख दिया है। इन बदले हुए हालातों के बीच अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि तीसरे मोर्चे के आने से किसका होगा नुकसान। सवाल यह भी कि क्या ओवैसी के आने से सपा की चिंताएं बढ़ गई है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी बीजेपी का बड़ा नुकसान करने में उत्तर प्रदेश में कामयाब हो पाएगी। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश आज करेंगे। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी धाक जमा रखी है, वहीं अब छोटी पार्टियां गठबंधन करके उसको कड़ी टक्कर देना चाहती है। ऐसे में हमारे कुछ सवाल है, जिनमें पहला सवाल है तीसरे मोर्चे से किसका बिगड़ेगा खेल। एक और सवाल कि क्या ओवैसी की आमद ने समाजवादी पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी है। क्या आप बीजेपी का नुकसान कर पाएगी, अगर कर पाएगी तो किस हद तक आप यहां पर बीजेपी के लिए चुनौती बन पाएगी, अहम सवाल। इसके अलावा तीसरा मोर्चा किसके लिए ज्यादा हानिकारक होगा, बीजेपी के लिए या फिर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों की ही जाहिर तौर पर नींदें उड़ी हुई होगी। ऐसे में एक और अहम सवाल कि क्या ओवैसी और मायावती यूपी में जाति कार्ड खेलना चाहते हैं, जातीय समीकरणों को बनाते हुए बिगाड़ते हुए कहीं ना कहीं इस पूरे खेल को अंजाम देना चाहते हैं। और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ सुभाषपा पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी प्रवक्ता शबनम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप प्रवक्ता नीलम यादव हमारे साथ मौजूद है। और समाजवादी पार्टी से पक्ष रखने के लिए फकरुल हसन चांद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारी इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अरुण राजभर जी आपके साथ। आप लोगों ने जिस तरीके से एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करते हुए यहां यूपी के रण में हुंकार भरने की तैयारी की है, यहां पर सत्ता में काबिज पार्टी बीजेपी को चुनौती देने की पूरी तैयारी की है। सबसे पहले तो अपने इस जन भागीदारी मोर्चे के बारे में बताएं कि किस हद तक आप लोग चुनौती देने वाले हैं, किस उम्मीद के साथ आप यहां पर 22 के रण में उतरने वाले हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी तो शामिल हो गई है आप लोगों के साथ, और किन किन पार्टियों से बात चल रही है और इस मोर्चे में आप किन किन को शामिल करने वाले हैं। देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है उसमें 8 दल शामिल थे, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी थी, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, श्रीमती किसड़ा पटेल जी की पार्टी है, राम सागर बिंद जी की पार्टी है, बाबूराम पाल जी की पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी है, रामकरण कश्यप जी की पार्टी है। अब 9वां दल जो आया है वो माननीय ओवैसी जी की पार्टी है। और हम सभी लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, जो बुनियादी समाज की समस्याएं हैं उससे उसको निजात दिलाना चाहते हैं, समाज को हक अधिकार जो दिलाना चाहते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान दिलाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को हम एकजुट करने में लगे हुए हैं। सुहेल, भारतीय समाज पार्टी इन सभी को एकजुट करने में लगी है, जिसका उदाहरण है कि 2017 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में अपने साथ जोड़ा। 156 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां 20,000 से लेकर के 90,000 वोट अकेले राजभर का है, और इसी वोट को लेने के लिए 2017 में बीजेपी ने हमसे दोस्ती किया था और दोस्ती का फायदा उनको मिला। और जो समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था 107 सीटें कांग्रेस को दिया गया और सीट जीती 7 सीटें, और हमको बीजेपी ने 8 सीटें दिया और हमने 4 सीटें दिया, जिसमें हार का हमारा 1500 से 2,500 रहा है। तो ये समीकरण हमने बनाने का प्रयास किया है कि अब हमारा दायरा पश्चिम तक बढ़ गया है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपना अभियान चला रहे हैं। मुस्लिम, दलित और अति पिछड़ा वोट हम जोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं कि हम सभी लोग, जो लोग भी ये उम्मीद से बैठे हुए हैं कि हम भाजपा को रोकना चाहते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, दलित को न्याय दिलाना चाहते हैं, अल्पसंख्यक को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, वंचित को हक दिलाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा में सुधार कराना चाहते हैं, समान शिक्षा लागू कराना चाहते हैं, लेकिन अरुण राजभर जी एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी पार्टी होने के आरोपों के बीच अब एआईएमआईएम का आप लोगों के साथ गठबंधन, आरोप तो आपके ऊपर ये भी लग रहे हैं कि आप लोग अपोजिशन के वोट काटना चाह रहे हैं। देखिए, ये वही लोग आरोप लगाते हैं जो हमारे मोर्चा से भयभीत हैं।
मैं आपको उदाहरण दूं कि हमने बिहार में माननीय बहन जी के साथ, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, ओवैसी जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर, एक मोर्चा बना था जिसका डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट हमने नाम दिया था, और उस मोर्चा ने पूरे बिहार में चुनाव लड़ा। और जिन लोगों को यह घमंड था कि हम अकेले सरकार बना लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम उनको समझाने का प्रयास किए थे। ऐसा नहीं है, हमने माननीय तेजस्वी यादव जी को समझाने का प्रयास किया था, हमने जो भी वहां क्षेत्रीय दल थे हमको समझाने का प्रयास किया था। बीजेपी को रोकना है तो जो वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है उसको हमको रोकना पड़ेगा। यही चीजें मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वोटों का ध्रुवीकरण मत होने दीजिए, एकजुट होइए सभी लोग। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो तानाशाही सरकार चल रही है, जो नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, ये बांट करके हमारे हकों को लूट रहे हैं, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमको दरकिनार करना है, हमको उत्तर प्रदेश से हटाना आपने है। अभी तो बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया, सहमत है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप जिस असदुद्दीन ओवैसी के साथ, एआईएम प्रमुख के साथ गठजोड़ कर रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, क्या वो मुसलमान की राजनीति नहीं करते, नहीं मानेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी से गठबंधन करती है, जो देश विरोधी हिंदुस्तान के झंडे को अपनाना नहीं चाहती है, महबूबा मुफ्ती से दोस्ती करती, तब तो यह सवाल नहीं उठता है। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो उपेक्षित लोग हैं, उनके हक के लिए अगर ओवैसी जी लड़ रहे हैं, अगर उनसे दोस्ती कर रहे हैं, तो इतनी बेचैनी भाजपा क्यों हो रही है? इस नाते बेचैनी हो रही है कि सामाजिक न्याय समिति बीजेपी लागू नहीं करना चाहती है, अति पिछड़े, अति दलित समाज को सामाजिक स्तर पर न्याय नहीं देना चाहती है। आज थाने, तहसील, ब्लॉक कचहरी, मुख्यालय पर इनको भागीदारी नहीं देना चाहती है, हर जगह इनको पीटा जा रहा है, हर जगह इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर के जो संघर्ष कर रहे हैं, इसमें तो ओवैसी जी ने आकर के हमको बहुत बड़ी ताकत दे दिया। अब तो मैं ऐसे लोगों का भी स्वागत करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाना चाहते हैं, वो इस महागठबंधन जो हमारा बन रहा है भागीदारी संकल्प मोर्चा, इसमें शामिल हो और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 2022 में जहां से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं वहां तक भेजने का प्रयास करें। तो ये प्रयास में लगा हूं। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय में तकनीकी शिक्षा नहीं लागू हो पा रही है, जो स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा नहीं देने की बात कर रहे थे, यही योगी आदित्यनाथ जी सरकार नहीं बनी थी तो हमसे वादा किया था। और आप लोग कह रहे हैं कि इसी आधार पर आप लोगों ने ये गठबंधन किया है ताकि बीजेपी से मजबूती के साथ लड़ा जा सके। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। शबनम पांडे जी, सुना आपने? ऐसे में आप ये बताएं कि 22 के लिए शुरू हुए इस राजनीति के दाव पेच में ये जो नए गठजोड़ अब हो रहे हैं, ये नई दोस्तियां सामने आ रही है, आप लोगों की कितनी नींद उड़ी हुई, आप लोगों के लिए कितना चिंता का विषय है? शिल्पी जी, देखिए, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये छूट सभी को है कि किसी भी राज्य में कोई भी दल जाके चुनाव लड़ सकता है और किसी भी तरीके का गठबंधन बना सकता है, पर गठबंधन अपने स्वार्थ के लिए बनाते हुए कहीं ना कहीं ये संदेश जनता को देने की कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए कर रहे हैं। तो ये जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। हमने लगातार बहुत से चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में, तरह तरह के गठबंधन, महागठबंधन विपक्षियों ने बनाए, पैतरे बदले, विचारधारा बदली, विचारधारा समान होने की बात कही, सेक्युलर होने का चोंगा उड़ा, तमाम हथकंडे अपनाए, जो कुछ भी हो सकता था किया, लेकिन जनता ने हर जगह नकारा है। राजभर जी की पार्टी अगर इतने दावे करते हैं तो हमारे साथ जुड़ने के पहले ये विधायक तक ना बना। लेकिन अब शबनम जी, यहाँ पर बीजेपी वर्सेस तमाम जो छोटे दल है वो एकजुट होते हुए आप लोगों के ऊपर हल्ला बोलने की तैयारी में है और जबरदस्त तैयारियों के साथ अलग अलग मोर्चे पर यहाँ पर पुख्ता तैयारियां की गई है और इस तरह से आप लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका जी, देखिए, जितनी भी छोटे छोटे दल हैं जाति और धर्म पर आधारित है और इस प्रदेश की जनता ने देख लिया, कोई दलित के नेता बन के, कोई मुसलमानों के नेता बन के, तमाम इस तरह के हथकंडे अपना के इन दलों ने सत्ता पे राज किया, उत्तर प्रदेश में राज किया, लेकिन इसके लिए कोई भी काम नहीं किया। वो आज भी हाशिए पे है। पर हमने लगातार 2014 में भी देखिए, 17 में भी देखिए, 19 में भी देखिए, हमने बार बार एक ही नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जनता ने भी एकजुट होकर हम पर अपना विश्वास जताया और हम जीत कर आए। चाहे वो आप पार्टी हो जो आज जाति धर्म की राजनीति करके उत्तर प्रदेश में प्रवेश, ये सवाल मैं आगे आपसे पूछूंगी कि जनता अब आप पर विश्वास करे, आपके काम पर विश्वास करे, या फिर जो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है और अगर तीसरा मोर्चा मजबूती के साथ आप लोगों के सामने खड़ा हो जाता है तो फिर क्या जनता उस पर विश्वास करेगी? ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नीलम यादव जी,
आम आदमी पार्टी ने अनाउंसमेंट की कि हम उत्तर प्रदेश में एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है, और अब AIMIM की एंट्री की भी खबर सामने आ रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, ये जो गठबंधन यहां पर AIMIM और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच, भाजपा के बीच हुआ है, आप लोग भी इसे ज्वाइन करने के मूड में? जल्द ही ये खबर भी सामने आ सकती है कि आप भी इस गठबंधन में शामिल हो गया? नीलम यादव, लगता है नीलम यादव से संपर्क टूट गया है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हसन साहब जुड़े हुए हैं। हसन जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो गठबंधन यहां पर हो रहा है, सपा की क्या स्थिति फिलहाल, सपा किस मूड में फिलहाल? क्या सपा भी इसे ज्वाइन करने जा रही है या फिर मुख्य विपक्षी दल अपने दम पर इस चुनौती को 2022 के रण में उतरने की तैयारी में है? लगता है हसन साहब से भी संपर्क हो नहीं पाया है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हसन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये जो गठबंधन यहां पर तैयार हो रहा है, जो सुगबुगाहट यहां पर तेज होती जा रही है, क्या आप लोग भी, क्या समाजवादी पार्टी भी, क्या अखिलेश यादव भी इस गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही ये बात को क्लियर कर दिया था कि हम किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। छोटे दलों का एडजस्टमेंट हम जरूर कर सकते हैं, हम राजभर जी की पार्टी को जरूर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या ओवैसी जी की पार्टी हो, हम ना भाजपा के साथ जा सकते हैं ना ओवैसी जी के साथ जा सकते हैं। राजभर जी अगर अलग रहते तो हम उनका एडजस्टमेंट जरूर कर सकते थे, हम उनको अपने साथ जरूर ले सकते थे। कांग्रेस और बसपा का विकल्प तो वैसे ही नहीं है, बीजेपी के साथ आप जाएंगे नहीं, और ऊपर से अब AIMIM को भी आप लोग नकार रहे हैं, तो ऐसे में फिर बचा तो क्या बचा? अपने दम पर, यानी हम धर्म की राजनीति करने वाली किसी भी, हम बिल्कुल अपने दम पे लड़ेंगे और हम किसी भी धर्म की राजनीति करने वाली चाहे कोई भी पार्टी हो, हम उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ठीक है, नीलम यादव जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने एंट्री कर ली है उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर, अब फिलहाल ये जो गठबंधन नजर आ रहा है, क्या माना जाए, जल्दी आप लोगों की तरफ से ये अनाउंसमेंट की जा सकती है कि आप भी इस गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं, या फिर बिल्कुल नहीं, या फिर बिल्कुल अकेले सेपरेट होते हुए अपने दम पर यहाँ पर आप चुनौती देने की कोशिश करेंगे योगी सरकार को 2022 में? देखिए शिल्पा जी, हमारा जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के साथ होगा। उत्तर प्रदेश के जो जनहित के मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उसके साथ गठबंधन होगा। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति लंबे समय से अपराध, जातिवाद और धर्म जैसे फिजूल जो मुद्दे हैं उसमें उलझी रही है, आम आदमी पार्टी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के मूल मुद्दों जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिला सुरक्षा, किसानों की उन्नति जैसे मुद्दों की राजनीति करेंगे हम। आप ये बताइए कि अब तक उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा विकास कार्य हो गया है कि जो इतना ज्यादा डंका पीटा जा रहा है? हमारे अभी मनीष सिसोदिया जी 22 तारीख को आएंगे, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी, उनको चैलेंज किया गया है, तो उस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम यहाँ पे आएंगे और जहां भी सिद्धार्थनाथ सिंह जी मुझे बुलाएंगे, उस समय जिस समय बुलाएंगे हम उस समय मौजूद रहेंगे। अभी तक उस चैलेंज का एक्सेप्ट नहीं किया गया और टाइम और जगह नहीं बताया गया है। तो आप तुलना करोगे दिल्ली से, क्या दिल्ली की जनता अलग है उत्तर प्रदेश से या उत्तर प्रदेश की जनता अलग है? क्योंकि सबको जो बुनियादी मुद्दे हैं वो सबकी जरूरतें हैं। ठीक है, शबनम पांडे जवाब दे। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या आप लोगों ने किया है कि जनता एक बार फिर से आप लोगों को अपना प्यार दे, अपना दुलार दे? क्योंकि तमाम विपक्षी दल पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप लोगों का सिंहासन क्या डोल रहा है? देखिए प्रियंका जी, और जितने विपक्षी दल हैं उन्होंने तो देख ही लिया, कई चुनाव, उपचुनाव से लेके विधानसभा, लोकसभा, सारे चुनाव लड़के देख लिए, तरह तरह के समीकरण बना के देख लिए, वो हमारे सामने बौने नजर आए। अब आप पार्टी आई है जो 2 करोड़ की जनता पे राज करते हुए 24 करोड़ की जनता पे राज करने की मंसूबे लेके आई है। हाँ? लेकिन आपको एक बात बता दूं, मुसीबत में कोई हमारे साथ खड़ा होता है तो वही असली दोस्त होता है, वही असली काम वाला इंसान होता है। उसी तरीके से जब कोरोना जैसी मुसीबत आई
तो जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर वहां जाकर काम करते थे, कैसे धक्के मार के इनको निकाल दिया, और उन्होंने भी हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पे विश्वास किया, उनके दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था पे विश्वास नहीं किया। कोरोना जैसे वैश्विक बीमारी में इनसे कोरोना नहीं संभल पाया, गृह मंत्री जी को उसमें दखल देना पड़ा और सहयोग करना पड़ा, तब जाके कोरोना जो है कंट्रोल में आया। तो जिस स्वास्थ्य सेवा के डंका पीटते हैं वो उनका पूरी तरीके से उसके पोल खुल गए। कोई इसके मोहल्ले क्लिनिक में नहीं जाता। जो दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है जिसको कि केंद्र सरकार चलाती है, उसमें लोग अपने इलाज कराने के लिए जाते हैं। और एम्स हमने गोरखपुर में शुरू कर दिया, उसमें ओपीडी भी शुरू हो गई है और तमाम 22-23 हम मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग हर चर्चा में इसी तरह से अपनी उपलब्धियां गिनवाते नजर आते हैं। हालांकि ये फैसला जनता के हाथों में होना चाहिए। ये जनता तय करेगी कि आप लोग ये जो आंकड़े पेश करते हैं, ये जो तमाम योजनाएं बताती हैं, जनता तक वो पहुंच भी पा रही है या फिर नहीं, जनता उससे कितनी खुश है या ना खुश है, ये जनता के हाथ छोड़ दीजिए। अरुण राजभर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए शिल्पा जी, मैं आपको बता दूं, अभी हमारी शबनम पांडे जी कह रही हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैं बलिया बैठा हूं और अभी मैं एक घटना नरही में यादव और राजभरों में विवाद हुआ था, जम करके मारपीट हुई थी और वो जो पीड़ित लोग थे वो गए थे यहाँ के जिला अस्पताल में। आपको बड़ा बताता हूँ, बड़ा आश्चर्य होगा कि न स्ट्रेचर है और न ही वहाँ कोई बढ़िया व्यवस्था है। लकड़ी का पलटा लगा करके वहाँ लोग सुला करके इलाज कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ये खाली जुबान से बोलते हैं कि हमारी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है। आप उत्तर प्रदेश से किसी विद्यालय में आप चले जाइएगा तो आज भी गरीब के बच्चे काट पे बैठ के पढ़ते हैं, टेबल बेंच और ब्लैक बोर्ड का नसीब नहीं हो पाया है। आज ये सरकार कहती है कि हमने बेहतर डिलीवरी किया, जनता तो देख रही है ना। आज भी जब गरीब के पास बिजली का बल्ब नहीं जलाता है, लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 उसका बिजली का बिल आ रहा है, जो मीटर लगाकर इन्होंने लुटाई करने का प्रयास किया है, लूटने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार 2022 में बना करके इन सारे निजातों को ये दिलाएंगे हम लोग कि ये जो झूठ बोलने वाले लोग ठीक है। शबनम जी ये तमाम कमियां आपकी जो गिनवाई है और प्रकाश राजभर की पार्टी ने, भाजपा ने जो तमाम आपकी कमियां गिनवाई है, कह रहे हैं कि बस अब इसी आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे, इसी आधार पर हम जनता को इन सारी कमियों से, इन सारी समस्याओं से निजात दिलवाने का वादा करते हुए जनता का प्यार पाएंगे। यानी कि कमी आप लोगों ने छोड़ी और इसका फायदा यहाँ पर विपक्षी दल उठाने की कोशिश में लगे हुए। जवाब दें शबनम पांडे। शिल्पा जी, हमने कमी कहीं नहीं छोड़ी। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत अपनी हर योजना, चाहे शौचालय हो, बिजली हो, आवास हो। शौचालय के नाम पर लूट हुआ, आवास के नाम पर लूट हुआ। 20,000, 25,000, 40,000 रुपया दिए, आवास नहीं मिलता है। 6 से 7,000 रुपया नहीं देंगे तो शौचालय नहीं मिलेगा। आपका पेंशन 1,000 रुपया नहीं दीजिएगा तो पेंशन नहीं बनेगा। राशन कार्ड के लिए 2,000, 1,500 नहीं दीजिए तो राशन कार्ड नहीं बनेगा। आपने डिलीवरी जनता को क्या दिया है? उत्तर प्रदेश की जनता यह बात को बखूबी समझ रही है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर यह उम्मीद बनाकर देख रही है कि आने वाले 2022 में हमें स्वच्छ एकदम। चलिए ठीक है, आपकी इन उम्मीदों पर, ठीक है आपकी इन उम्मीदों पर जनता कितना विश्वास करेगी नहीं करेगी आने वाला समय बताएगा। अरुण राजभर जी आप मुझे एक बात बताएं, आप लोग AIMIM के साथ मिलकर आ रहे हैं। 2017 में AIMIM की क्या कुछ परफॉर्मेंस रही है आपको भली बात याद होगी। अरुण राजभर जी सवाल सुन लीजिए, अरुण राजभर जी आप लोग AIMIM के साथ आ रहे हैं। 2017 में 38 सीटों पर वो पार्टी लड़ी थी और 38 की 38 पर जमानत उस पार्टी की जब्त हो गई थी, 0 सीटों के साथ। आपको रिपोर्ट कार्ड तो याद होगा। ऐसे में अब इस बार आप उसी पार्टी से किस करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं? क्या आप लोग भी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश नहीं कर रहे, जो आरोप बार बार आप बीजेपी पर लगाते हैं या फिर अन्य दलों पर लगाते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक करके शबनम जी एक एक करके आपका भी टर्न आएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में अरुण राजभर जी पहले आप बोलिए। देश में आबादी मुस्लिम समुदाय की 18% है, लेकिन आज भी किसी भी विभागों में या किसी भी नैतिकता के आधार पर कहीं भी इनको 1% हिस्सेदारी नहीं मिलती है, कहीं भी न्याय नहीं मिलता है। और 56% आबादी पिछड़ों की है, लेकिन आज भी थाने, तहसील, ब्लॉक कचहरी, मुख्यालय पर न इनके एसपी मिलते हैं, न DM मिलते हैं, न SO मिलते हैं, न CO मिलते हैं, न सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नजर नहीं आते। आखिर सरकार जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 27% आरक्षण का विभाजन करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का 14 का धनबाद खत्म किया था और शबनम पांडे जी को तो बड़ा अच्छा लगा था। ओम प्रकाश राजभर जी हमारी सरकार बना दिए।
जब हमने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए इनसे कहने लगे तो हमको टरकाने लगे। हम पिछड़े वर्ग को आप इस तरह का आरोप लगाकर कहीं न कहीं जाति और धर्म की राजनीति करके लोगों का सरकार चलाते हैं और नफरत की राजनीति करते हैं। और भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2022 में नफरत की राजनीति को समाप्त करेंगे और समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था। चलिए ठीक है, आपका ये दावा अपनी जगह है। चलिए ठीक है, हसन साहब ये बताए कि ओम प्रकाश राजभर और एआईएमआईएम के सामने आने के बाद, इस गठजोड़ के बाद, अब वहां पर समीकरण कितने बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को? या लग रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा? देखिए कहीं कोई समीकरण बिगड़ने नहीं जा रहे हैं। पहली चीज तो कुछ लोग प्रदेश के बाहर से आते हैं, वो सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बरसाती मेंढक की तरह सोचते हैं कि आएंगे और यहाँ पे जो वोटों की फसल है उसको चट कर जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता वो बहुत समझदार है, उसको मालूम है कि उनकी लड़ाई, उनके मुद्दों की लड़ाई, आखिर छात्रों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों की लड़ाई आखिर किस पार्टी ने, किस नेता ने लड़ी है। तो ये जो उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग आके चुनाव के समय पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसको जो प्रदेश की जनता है वो इनको जवाब देगी। अभी भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन बोल रही थी कि कोरोना से उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। कोरोना से आपने क्या लड़ाई लड़ी? आप उत्तर प्रदेश की आपके मंत्रिमंडल के 2 मंत्री वो कोरोना काल में उनको मौत उनको नसीब हुई, आप उनको इलाज नहीं दे पाए। आप प्रदेश की जनता को, प्रदेश में जो जनता थी गरीब, आप उसको कोरोना में उनको इलाज नहीं करा पाए। हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने दम तोड़ा, आपके विधायकों ने दम तोड़ा, आपके मंत्रियों ने दम तोड़ा। आप किस इलाज की बात करती हैं? आपने दिल्ली के एम्स की आप गिनती कराती हैं, आपने एम्स को नहीं बनाया है। आपके कार्यकाल में एम्स नहीं बना है, किसने बनाया है वो आप भी जानती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ना उत्तर प्रदेश में कोई काम किया है और ना देश में कोई काम किया है। आज देश का किसान सड़कों पे बैठा हुआ है और देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जहां चुनाव होता है वहां कोरोना भाग जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, वहां से कोरोना चला जाता है। लेकिन जब विपक्ष के लोग धरना और प्रदर्शन करते हैं, जनता के मुद्दों के लड़ते हैं, तो वहां पे कोरोना आ जाता है, वहां पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। चुनाव आ गए हैं तो आप लोग यूपी की सियासत में कूद पड़े हैं। यहां पर दरअसल लोगों को समस्याएं क्या है, परेशानियां क्या है, सड़कों पर उतरकर आप लोगों ने कभी संघर्ष किया नहीं और अब यहां पर लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंच जाएंगे। ऐसे में सवाल आपके ऊपर खड़े हो रहे हैं, आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि बरसाती मेंढक की तरह काम करना बंद करें। नीलम यादव। शिल्पा जी ये वो नहीं बोल रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट बोल रही है। शिल्पा जी ये उनकी बौखलाहट बोल रही है। जिस दिन से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये ऐलान किया कि 2022 चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी, तो संविधान में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा है। जनहित के मुद्दे, दिल्ली के लोग उत्तर प्रदेश की जनता अलग नहीं है, यहाँ भी लोग रहते हैं, वहां भी लोग रहते हैं, दिल्ली में भी पूर्वांचली बसे हुए हैं। आप बताइए, मैं पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली के लोगों को 200 आपने कैसे भगाया था उन पूर्वांचल के लोगों को, उन मजदूरों के लोगों को? ये पूरे देश ने देखा था। आपने कैसे जमातियों का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने अलग से दिया था, ये पूरे देश ने देखा था। आपको जवाब उन उत्तर प्रदेश के नागरिकों को देना पड़ेगा, बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को देना पड़ेगा। आपने देखा कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में मजदूरों का क्या हाल किया इन लोगों ने? इतना आप लोगों ने काम किया। हमारे दिल्ली सरकार ने जो मजदूरों की सहायता की है, चाहे वो पैसे पहुंचाने का काम पहुंचा, तभी खुल गया। मजदूरों के साथ आपने ऐसा हाल किया। उसके बाद जब छठ हुआ तो आपने जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों के साथ बर्ताव किया। नीलम जी मजदूरों के मुद्दे पे आप बात न कीजिए, अच्छा नहीं लगता है हमें आपको जवाब दे। आप मजदूरों के मुद्दे पे मत बात कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी मजदूरों के मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या जवाब दीजिएगा? आपने अपना योगदान किस तरह से दिया, जरा ये भी बता दीजिए। अरुण राजभर, बोलिए। देखिए, जिस तरीके से ये सभी लोग कोई नहीं बोलेगा। शिल्पा जी प्लीज डोंट इंटरप्ट। भारतीय झूठ पार्टी के लोगों ने खाली इनके जुबान पर झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं रहता है। सच्चाई है, उत्तर प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, सड़क, किसान जो मुद्दे हैं, नौजवान, रोजगार,
आज इनके सवाल पर जब इस पर चर्चा करिए तो हिंदू मुसलमान करते हैं, और जब इनसे बुनियादी अभी मैं पूर्वांचल में बैठा हूँ, पूर्वांचल में बिजली उत्पन्न होती है, आज भी बलिया में एक नहीं बच पाया। एक सेकंड बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपको जो भी आपत्ति है उसके बाद आप बोलिएगा। दवाई नहीं उपलब्ध होती है, ये कौन सा इलाज करते हैं, कहाँ बीमारी का इलाज करते हैं? हाँ। तो समस्याएं ये है कि ये झूठ बोल करके 4.25 साल सरकार चलाए हैं। अब 4.25 साल के बाद जाने का विदाई करने का समय आ गया है, तो इनकी बौखलाहट सामने झलक रही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की भागीदारी संकल्प मोर्चा 2022 में आ रही है। अब सभी लोगों को बेचैनी हो रही है, एक लोगों को नहीं। आज जो लोग बांट करके राजनीति करते थे, हम जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। जो धर्म के नाम पर बांटते थे, हम सबको जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। अब जो भी जुड़ रहा है तो भाई जिसका वोट कट रहा है वो तो बेचैन होगा ही। हम लोग तो 403 विधानसभाओं पर जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी से टक्कर या किसी का वोट काटने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उनको जीतने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों को, सबको हिस्सेदारी, सबको बराबरी का अधिकार, और सबको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी तय करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अरुण जी, क्या ऐसे में जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि हम सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में जिससे भी बन पड़ेगा गठबंधन करना आप करेंगे, अपने में इन्वॉल्व करेंगे, और तब जाकर क्या किसी भी हालत में बाय होक और बाय क्रोक आप बस सत्ता पाना चाहते हैं, आप बस जीतना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमको सत्ता मिला था, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई, स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा लागू नहीं हो पाई, बिजली का बिल नहीं माफ हो पाया, आवास पेंशन शौचालय के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं रुक पाया, तो हमने कहा कि अब इन झूठों के साथ हम नहीं रहेंगे, हमने लात मार करके सत्ता छोड़ दिया। अब ये कहेंगे कि हमारे दम पर जीत करके आए तो 14 साल वनवास काट रहे थे तो क्यों नहीं सरकार बना लिए? हमारे साथ आने के बाद आपने सरकार बना लिया तो आपको घमंड हो गया कि नहीं हम तो 325 लेकिन 2022 जवाब देना चाह रही है। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है, नौकरी, किसान, मजदूर, नौजवान सुन लीजिए। भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में सब खड़ा होगा और सरकार बनाएगा। ठीक है, ओके, आपका दावा अपनी जगह है। शबनम पांडे बोले। देखिए शिल्पा जी, जिसने अकेले दम पे कभी पहचान नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी के सहारे अगर 4 विधायक जीत के लाए और उसके बाद जो आरोप लगा रहे हैं, इन्हें बाहर का रास्ता तो हमारी पार्टी ने दिया। ऐसा तो है नहीं कि ये अपने मन से गए। आपने कहाँ रास्ता दिया? 2019 लोकसभा में हमने आपके खिलाफ लड़ा और आपने हमको हटा नहीं पाया, हमने इस्तीफा उसी समय दे दिया, और आपने हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर का फोटो लगा करके आपने हमारे लोगों का वोट लेने का प्रयास किया। आपने गुमराह को खूब किया, जनता को गुमराह आपने खूब किया, प्रयास किया। अब तब तो आपने नहीं हटाया चुनाव के समय, चुनाव बीत गया, रिजल्ट आपके पक्ष में आ गया, हमको हटा करके बहुत बखान कर रही हो यहाँ बैठ करके कि हमने बहुत बड़ा चीज चला दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता जो माननीय ओम प्रकाश राजभर का त्याग है इसको भूलेगा नहीं। 2022 में इस त्याग का बदला माननीय योगी आदित्यनाथ को जहाँ मंदिर में बैठे हुए थे ना, वहाँ बैठाने का प्रयास यही जनता करेगी। आपने पिछड़ों के साथ धोखा किया है, दलितों के साथ धोखा किया है, अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया है, वंचितों के साथ धोखा किया है। शबनम जी, ये बताइए कि आपके ऊपर क्या आरोप है कि ठीक है शबनम जी, जैसे कि अभी अरुण राजभर ने ये पॉइंट रेज किया है कि आप लोग पिछड़ों को अपने साथ लेकर नहीं चल पाए, तो ऐसे में फिर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे कह पाते हैं? देखिए शिल्पा जी, ये आरोप ये लगा रहे हैं, लेकिन हमने सबको कोई किसी भी योजना में कोई एक भी इंसान खड़ा होके, एक भी नागरिक खड़ा होके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने में लगी थी। हम अपराध के खिलाफ खड़े थे तो अपराधियों के साथ खड़े होते नजर आ रहे थे। हम कहते थे कि जो गरीब है उनके साथ खड़े रहो, तो ये अमीर के साथ खड़े होते थे। हमारी बातें जो इन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाया। आरोप लगाते रहे, ठीक है, जनता देख रही है, आप दोनों को ही जनता देख भी रही है और सुन भी रही है। चलिए ठीक है, हसन साहब आप जरा ये बताएं, जिस तरीके से मुस्लिम आबादी की बात हो रही है, पूर्व में सुभाषपा का अच्छा खासा जनाधार है, पश्चिम में अब AIMIM के थ्रू वो लोग मुस्लिम आबादी को टारगेट करने की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सपा को क्या चिंता नहीं होने लगी है? क्योंकि सपा का सबसे पहला हक माना जाता है मुस्लिम आबादी पर, मुस्लिम वोटर्स के ऊपर। ऐसे में क्या आपको नहीं लग रहा कि डाका डालने के लिए यहाँ पर ये पूरा गठबंधन का खेल खेला जा रहा है? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि प्रदेश के बाहर के लोग, जिनका उत्तर प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है, जिनका उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कोई लेना देना नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसानों से लेना देना नहीं है,
आज उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलित है। मैं पूछना चाहता हूं कहां है ओवैसी जी? क्यों उत्तर प्रदेश में क्या आए? क्या वो किसानों के हक में बोले? क्या वो नौजवानों के हक में बोले? क्या कभी आपने ओवैसी जी को सुना कि वो रोजगार पे बोल रहे हैं? कभी आपने क्या ओवैसी जी को सुना कि वो किसानों पे बोल रहे हैं? ओवैसी जी की तकरीर सुनिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को, एक धर्म को, आप लोगों को भा गई। आप लोग अगर गठबंधन बनाने के लिए तैयार हो गए तो फिर क्या आप इन शब्दों को भूल जाएंगे? नहीं 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 शिल्पा जी बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि कोई भी धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बोले नहीं शिल्पा जी, समाजवादी पार्टी हम अपनी सोच के साथ चलते हैं, हम सोच के साथ समझौता नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो, हम इन दो पार्टियों के साथ किसी भी हालत में जा नहीं सकते। हमारे और इनके रास्ते दोनों के अलग हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं कर सकते। हम उत्तर प्रदेश की जनता की राजनीति करते हैं, हम उनके हितों की राजनीति करते हैं। हम नौजवान किसान और उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, किसानों की, छात्रों की राजनीति, हम उनकी समस्याओं के लिए लड़ते रहेंगे, हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। हम लेकिन ना भाजपा के साथ जा सकते दल होने के नाते आप सब लोगों को सामने आना चाहिए था, सपा को सामने आकर विपक्ष को एकजुट करना चाहिए था, ताकि विपक्ष को लामबंद करते हुए, यहाँ पर अगुवाई करते हुए 2022 में बीजेपी को डराया जा सके, बीजेपी को चिताया जा सके। लेकिन ऐसा तो सपा की तरफ से कुछ भी होता हुआ नजर आ नहीं रहा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था कि हम छोटे दलों का एडजस्टमेंट करेंगे, और हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम राजभर जी को अपने साथ ले सकते हैं, हम और छोटी पार्टियों को अपने साथ ले सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी को हम उसको अपने साथ किसी भी हाल में नहीं ले सकते। यानी कि आप एआईएम के साथ किसी भी सूरत हाल में साथ नहीं आएंगे? नहीं, हम किसी भी धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी, किसी भी धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल सिंह यादव के साथ आने की बात कह दी है, और ऐसे में वहीं दूसरी तरफ सुखबुगाहट इस बात की भी है कि सैफई में जिस तरीके से मंच पर चाचा भतीजा एक साथ देखने को तो मिले, मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर दोनों के दिलों को मिलाने की भी कोशिश की। लेकिन ऐसे में अगर बाय चांस आगे आप लोगों के दिल नहीं मिल पाते हैं तो फिर शिवपाल सिंह यादव इस गठबंधन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बल्कि ये तो दावा भी ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया है कि शिवपाल जी 2022 में हमारे साथ ही आएंगे। तो क्या पता आप भी आ जाए। आदरणीय शिवपाल राजभर जी को हो सकता है कुछ गलतफहमी हो। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी है और वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि ये पार्टी उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बसपा आएगी तो सिर्फ सपा के साथ आएगी, गठबंधन को नकार देगी। चलिए ठीक है, अरुण राजभर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अरुण जी बोलिए। शबनम जी एक सेकंड सुभाष को, ठीक है, सुभाष को लेकर सवाल खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के जो नेता बैठे हैं, इन्होंने एक बात कहा है कि शिवपाल यादव जी मोर्चे में नहीं आए हैं। क्या आप जाते हैं बतियाने के लिए कि आपके अध्यक्ष जी कभी बतियाने के लिए गए हैं? हमारी बातें माननीय शिवपाल यादव जी से आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपको जानकारी है कि आदरणीय शिवपाल यादव जी किस पार्टी से विधायक हैं? मतलब देखो, किस पार्टी से विधायक है वो? में मत रहो, आप बताओ ना किस पार्टी से विधायक है? अरे आप बताओ ना, आप बताओ ना किस पार्टी से विधायक है? आपको जानकारी कम है, आपको जानकारी कम है। शिवपाल यादव जी हम लोगों के मोर्चे में शामिल होने के लिए हामी भर दिए हैं, और मैं आपको बताऊंगा जनवरी के महीने में ये ऐलान खुद वो आके करेंगे कि अब हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा आप प्रवक्ता हैं उनके, और समाजवादी प्रवक्ता है क्या? बता दिया तो जरा थोड़ा और बता दीजिए क्या अंदर खाने में आपसे भी बात चल रही है क्या? अपनी पार्टी आपसे भी बात चल रही है क्या? सकते अरुण जी जब इतना बता दिया तो ये भी बता दीजिए कि अंदर खाने में गुपचुप तरीके से क्या आपसे भी बात चल रही है? आप मुझे मत बताइए कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ। हमारा प्रयास आपको हमारे बारे में जानकारी कम है, हमारे बारे में जानकारी कम कर लीजिए। मेरा नाम अब्दुल हसन चांद है और आप मेरे बारे में पता कर लीजिए। आपको जानकारी कम है, आप अपनी पार्टी की जानकारी रखिए, दूसरी पार्टी में न पड़िए। तकलीफ हो रही है, ये क्यों नहीं तैयार हुए? ये मोर्चे को बनाते, ये सबको इकट्ठा करते, खाली जुबानी की बात करेंगे, खाली बुला करके पीठ थपथपाएंगे कि जाओ अब तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ 2022 में लड़ेंगे। अरे कोई स्ट्रेटजी तैयार होती है, कोई प्लान तैयार होता है, सबको सहमति जताई जाती है। आपने तो कुछ किया नहीं,
आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो सभी लोग एक विचारधारा के लोग हम जब एकजुट कर रहे हैं तो हमको एकजुट करने दीजिए और 2022 तक आप देखते जाइए। ऐसे में हसन जी, समीकरण हम बैठाएंगे। क्या आप लोग भी शिवपाल यादव की तरह वेट एंड वॉच की स्थिति में आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा और समय बीतेगा, थोड़ा और समीकरण बदलेंगे, बिगड़ेंगे, बनेंगे, जो भी कुछ होगा उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा? वेट एंड वॉच की स्थिति में समाजवादी पार्टी, हसन साहब? नहीं, हमने पहले भी कहा कि हम छोटे दलों को अपने साथ ले सकते हैं। आदरणीय राजभर जी अगर उनसे बातचीत होगी तो हम उनको अपने साथ ले सकते हैं, वो हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या ओवैसी की पार्टी हो, हम उनको अपने साथ नहीं ले सकते। ये हमारा हम इस चीज पे बहुत क्लियर है। राजभर जी को हम अपने साथ ले सकते हैं और अन्य छोटा दल, जो भी छोटे दल है उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, हम उनको साथ ले सकते हैं और हम उनको साथ लेंगे भी। अरुण राजभर जी, कहीं ऐसा ना हो, अरुण राजभर जी, एक सेकंड, हंसने से पहले सवाल सुन लीजिए। साथ लेके नहीं जाएंगे। अरुण जी, कहीं ऐसा ना हो AIMIM के आपके साथ आने के बाद आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाए? देखिए, क्योंकि हालात तो कुछ इसी तरह के नजर आ रहे हैं। हमारा नुकसान आप एक बात मानेंगे अरुण जी, आप एक बात मानेंगे, उत्तर प्रदेश में AIMIM के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो पहले भी शून्य थी और अगर आगे भी शून्य होगी तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के ऊपर काफी हद तक असर पड़ने वाला है। देखिए, कहीं कुछ असर नहीं है। जैसे मुस्लिम समुदाय उपेक्षित है अपने हकों से, वैसे पिछड़े समाज के लोग उपेक्षित है अपने हकों से, वैसे दलित समुदाय के लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो अपने हकों से वंचित हो रहे हैं। तो हम जिसको हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं वो भी हक दिलाने के लिए लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो भी अपने समुदाय को न्याय दिलाने के लिए, भागीदारी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। जब भागीदारी दिलाने वाले एकजुट हो रहे हैं तो भाई हम उनके गढ़ में उनका सिंहासन हिलता हुआ नजर आया। हैदराबाद चुनाव के नतीजे भूल गए क्या आप? अरुण राजभर जी, वहां पर बीजेपी किस तरह से चुनौती देकर आई, उसके नतीजे भूल गए क्या आप? ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये सियासत है साहब। अभी बिहार चुनाव हुआ है, तेजस्वी जी को देखिए, कोई ना किसी के धर्म का ठेकेदार है, ना कोई किसी जात का ठेकेदार है। अगर कोई अपने आप को किसी धर्म का और किसी जात का ठेकेदार समझता है तो वो अपनी गलतफहमी को दूर कर ले। कोई किसी के धर्म का, किसी जात का ठेकेदार नहीं है। ये प्रदेश की सम्मानित जनता है। ये मुद्दों पे, ये नेताओं के कामों पे अपना वोट देगी। ये किसी के जात और धर्म पे यहाँ वोट मिलने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश। नीलम जी आपके पास आना चाहूंगी, जातीय समीकरण बन रहे हैं, ठीक है, नो डाउट यहाँ पर जाति के आधार पर वोट डलते हैं, वोट कटते भी है, चुनाव लड़ा जाता है, चुनावी हार जीत भी सामने आती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी किन कोर मुद्दों पर जनता के बीच जाएगी? जल्दी से बताइएगा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम जातीय राजनीति करते नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप अभी बस चुनाव के लिए उतरे हैं, 1 साल का महज समय है, तकरीबन 1 साल के आसपास का। ऐसे में आप कितना करिश्मा कर पाएंगे? शिल्पा जी मैं एक बात टोक दूं। आम आदमी पार्टी ने जब मार्च में ये जमातियों का मामला हुआ था तो ये अलग से आंकड़े देते थे। तो ये मत कहे आम आदमी पार्टी की वो जात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी भी जात और धर्म की राजनीति करती है, इसने ये साबित किया है। अलग से वो जमातियों को आंकड़े देते थे। नीलम यादव, मेरी आवाज मिल पा रही है? ये संपर्क टूट गया है, चलिए लगता है आवाज जा नहीं पा रही। शबनम पांडे, आप मुझे जल्दी से जवाब दें। तमाम राजनीतिक दलों की आपने स्ट्रेटेजी भी सुन ली, रणनीति अंदर खाने आप लोगों के पास पहुंचती भी रहती होगी, कहां किस पार्टी में क्या सुगबुगाहट है, जाहिर तौर पर हर कोई जान रहा है, हर कोई समझ रहा है। 1 साल के तकरीबन अब समय बचा हुआ है, ऐसे में आप लोग किस पर विश्वास करना चाहेंगे? क्या एक नई स्ट्रेटेजी के तहत आप अपनी तैयारी आगे बढ़ाएंगे 2022 के मिशन के लिए, या फिर जो आपने इन 4 साल में जो काम किया है उसी पर आप भरोसा जताते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको कि इन सभी दलों के सामने आ जाने के बाद बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टीज की जो लड़ाई उभरती हुई नजर आ रही है, आप लोगों के लिए खतरे की घंटी? देखिए शिल्पा जी, हमारे लिए खतरे की घंटी 2 तरीके से नहीं है। पहले तो सपा जहां कह रहे धर्म और जाति, तो मुस्लिम तुष्टीकरण और साथ साथ एक जाति विशेष की भर्तियां करना, तमाम ऐसी चीजें सपा के कार्यकाल में लोगों ने देखा, इसलिए उनको नकार दिया। चाहे ये राजभर जी, मैडम गिनवाना शुरू करूंगा अगर आपकी भर्ती के, तो एक ही जात के कितने लोगों को आपने कहां पे उनकी भर्ती की पूरी लिस्ट दे देंगे आपको। एक ही जात के लोग उस पूरी लिस्ट में नजर आ रहे हैं, इसलिए जात की बात करना बंद कीजिए। एक जात की भर्ती, आपकी भर्ती में कैसे एक जात के लोग हैं?
आपने अभी पीसीएस का रिजल्ट आया ना, उसमें कितने कौन जातियों के लोग हैं? लखनऊ में थाने में पुलिस में कितने एसएसपी किस जात के हैं? आपने बताइए कि लखनऊ में थानों में कितने कौन से थानेदार कौन सी जात के हैं, कौन से डीएम उत्तर प्रदेश में कौन सी जात के? सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कौन सी जात की राजनीति करते हैं। ठीक है, मेरे पास समय ज्यादा है नहीं। नीलम यादव आवाज मिल पा रही है? बराबरी नहीं कर सकता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लगता है नीलम जी से संपर्क जनता पार्टी कट गया है। ठीक है, हसन साहब फाइनल कमेंट आपसे जल्दी से इस गठबंधन को लेकर फाइनल कमेंट। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस गठबंधन से, या फिर पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपनी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए? हसन साहब फाइनल कमेंट आपका। शिल्पा जी, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक के जो भी काम किए थे, हम उत्तर प्रदेश में अपने काम पे, विकास पे वोट मांगेंगे, जनता के बीच अपने काम को लेके जाएंगे। जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किए थे, हम उन्हीं काम को जनता के बीच लेके जाएंगे कि 5 सालों में जो विकास उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, वो विकास रुक गया है। उस विकास के लिए हम फिर से वोट मांगेंगे, उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए वोट मांगेंगे। हम किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम छोटे दलों को साथ लेके अपने आगे बढ़ेंगे। देखने वाली बात होगी कि आप अपने इस दावे पर कब तक टिके रहते हैं। चलिए ठीक है, अरुण राजभर जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए, हमारी स्पष्ट है कि जो भागीदारी दिलाने के लिए जितने लोग लड़ रहे हैं, हम सभी का भागीदारी संकल्प मोर्चा में स्वागत करेंगे। जो अपने अपने समुदाय को न्याय दिलाना चाहते हैं, सभी ने 4-4 बार सरकार चलाई है, सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने पूरे देश भर में सरकार चलाई है, लेकिन इंसाफ पिछड़े समाज में जो राजभर है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, अर्कवंशी है, बिहार है, रजवार है, आरक है, जो नट है, धोबी है, खटिक है, इनको हिस्सेदारी जिसको नहीं मिली है, वो हिस्सेदारी लेने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ देख रहे हैं। और उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमारा मोर्चा कटिबद्ध है और संघर्ष कर रहा है। 2022 में भागीदारी। ठीक है, शबनम पांडे आपका फाइनल कमेंट। कैसे आप लोग इस तीसरे मोर्चे के वार को झेलेंगे? देखिए शिल्पा जी, हमारे लिए ये कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जो विकास कार्य उत्तर प्रदेश में किया है और अपनी योजनाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े जनता के द्वार तक पहुंचाया है, और उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में हमने उसका नाम बढ़ाया है। और यानी कि आप वही विकास के परचम के साथ आगे बढ़ते हुए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए, हालांकि देखने वाली बात होगी कि जनता का आप लोगों पर वो विश्वास, वो प्यार, वो साथ जनता का आपके साथ बचा हुआ है या फिर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खैर, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो राजनीति के दांव पेच शुरू ही हुए हैं। 2022 आते आते और भी न जाने कितने दलों की दोस्ती सामने आएगी, और भी न जाने कितने नए समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, बिगड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में फिलहाल जनता सभी राजनीतिक दलों के इन मूवमेंट्स पर पैने नजर अपनी बनाए रखे हुए है, और ऐसे में जनता ही तय करेगी कि आगे 2022 में उसे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।